हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारा जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र का अर्थ, या फिर अगर हम इसे बोलना चाहें लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये सभी जानते हैं कि जिस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासकों को लोगों के द्वारा चुना जाता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? क्या इसका अर्थ यह है कि लोग चुनते हैं लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल सही। आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। लोकतंत्र में कई खामियां होने के बावजूद अधिक से अधिक देशों ने इस शासन व्यवस्था को अपनाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक से अधिक लोगों को पसंद आई है। तो आज की इस क्लास में हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा, उसके लक्षणों और उसके गुण दोषों के बारे में पढ़ेंगे। अब लोकतंत्र को समझने के लिए हम लोग म्यांमार का उदाहरण लेते हैं। अभी हाल में ही म्यांमार की सेना ने तख्तापलट करके सत्ता अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि सेना को वहां की जनता ने चुनकर शासन करने नहीं भेजा है। इसलिए म्यांमार में लोकतंत्र नहीं है। इससे एक चीज स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है कि जिस देश में या जिस राज्य में लोग अपने शासकों को, अपनी सरकार को नहीं चुनते हैं, वहां पर लोकतंत्र नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम सऊदी अरब का उदाहरण देखते हैं, जहां राजा का शासन है, उस राजा को किसी ने चुना नहीं है, बल्कि वह तो राज परिवार में जन्म लेने के कारण राजा बनने का अधिकार रखता है। इसीलिए सऊदी अरब में भी लोकतंत्र हमें नहीं देखने को मिलता है। अरस्तु ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। कई लोगों के शासन को लोकतंत्र कहते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोगों के शासन को राजशाही कहते हैं और एक व्यक्ति के शासन को हम तानाशाही कहते हैं। अरस्तु की इस बात से हमें लोकतंत्र के बारे में, राजतंत्र के बारे में, तानाशाही के बारे में एक बहुत ही साधारण लेकिन एक बहुत ही सटीक परिभाषा प्राप्त होती है। लोकतांत्रिक शासन में सरकार चलाने वाली विधायिका को चुनने का अधिकार लोगों के पास होता है। भारत में भी यह अधिकार लोगों के पास ही है। भारत में अगर हम देखें तो विधायिका यानी कि संसद और राज्य स्तर पर विधानसभा होती हैं, जिनके सदस्य लोगों के द्वारा ही, यानी भारत की जनता के द्वारा ही चुनकर जाते हैं। सबसे पहले ग्रीस के शहरों की शासन व्यवस्था के लिए इस शब्द का इस्तेमाल 5वीं सदी में हुआ था। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के लक्षण, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि भैया यहाँ पर लोकतंत्र है। आखिरी फैसला लेने का अधिकार उनके पास होता है जिन्हें जनता चुनती है। इसी के साथ साथ किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चुनाव में सत्ता दल के हारने की ठीक ठाक संभावना होनी चाहिए, यानी कि जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की, जिस दल की सरकार है, उसके हारने की भी संभावना होनी चाहिए। अगर एक तरफा है तो वहां पर यह कहना कि यहाँ पे लोकतंत्र है, ये सही नहीं होगा। भारत में समय समय पर चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद सरकारें बदल भी जाती हैं, लेकिन चीन और रूस में चुनाव होने के बावजूद एक ही पार्टी का शासन रहता है। इससे हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में लोकतंत्र फल फूल रहा है, जबकि चीन और रूस में लोकतंत्र महज एक दिखावा है। हर वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट का मान एक समान होना चाहिए। इसको हम एक व्यक्ति एक मत के नाम से भी जानते हैं। लोकतांत्रिक सरकार उन नियमों के तहत काम करती है जो संविधान द्वारा बनाए गए हैं, जिनसे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। इससे हमें लोकतंत्र के लक्षणों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अब अगर हम बात करें लोकतंत्र के विरोध में क्या बातें कही जा सकती हैं, तो सबसे ऊपर या सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में आती है वो है
नेतृत्व बदलने से अस्थिरता का खतरा रहता है। अस्थिरता यानी कि बैलेंस खो जाता है। चीज़ें बहुत जल्दी चेंज अगर हो तो किसी भी पॉलिसी को, किसी भी नियम को, किसी भी विकास कार्य को लागू होने में, उसको बढ़िया बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होने में, सक्सेसफुल होने में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता का खेल होता है। ऐसे में नैतिकता की अपेक्षा करना ही बेमानी है। लोकतंत्र में कई लोगों की सहमति होनी होती है, इसलिए निर्णय लेने में भी बहुत समय लगता है। लोकतंत्र में चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण भ्रष्टाचार का भी जन्म होता है। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। साधारण लोग शायद पूरे समुदाय की भलाई के बारे में समझ नहीं पाते, इसलिए उन्हें लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ लोगों का मानना है जो कि लोकतंत्र के विरोध में तर्क दे रहे हैं। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लोकतंत्र के पक्ष में हैं। यानी कि ऐसे लोगों का मानना है कि लोगों के प्रति अधिक जवाबदेही होने के कारण अन्य प्रकार की सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार बेहतर है। यह जनता को, यानी कि भारत की जो जनता है, उसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से सोच सकती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई लोगों से परामर्श लिया जाता है, इसलिए लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता अच्छी होती है। लोकतंत्र लोगों को मूलभूत अधिकार देता है और इस तरह लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा भी होती है। लोकतंत्र में अपनी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी रहती है। इससे तात्पर्य है कि भाई मान लीजिए कि हमने किसी को चुना, 5 वर्ष का कार्यकाल उसका पूरा हुआ, लेकिन हमें उसका कार्य समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो हमारे पास मौका है 5 वर्ष बाद कि हम उस व्यक्ति को न चुने दोबारा। अब हमारा जो ये अध्याय है ये पूरा हो चुका है, हमारा ये टॉपिक जो है ये पूरा हो चुका है। अब इसको हम एक छोटे से शब्दों में, अगर मैं आपको कम शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो लोकतंत्र की परिभाषा जो है उससे हमें ये साफ पता चलता है कि यह एक ऐसा शासन है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासक को लोगों के द्वारा चुना जाता है और इसमें कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे हर व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो, लोगों के पास 2 या 2 से अधिक विकल्पों का होना जरूरी है, नागरिक अधिकारों की मान्यता होना जरूरी है। लोकतंत्र में कई खामियां हैं, उसी के साथ साथ इसके पक्ष में भी कई बातें कही गई हैं। इसी के साथ बेटा अब हमारा ये अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा ये क्लास जो है आज की वो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी, आप लोगों के कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ऐसी और क्लासेस के साथ मैं आपके साथ समय समय पर जुड़ता रहूँगा। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच।